सो मूविंग फॉरवर्ड इन अवर सिलेबस, आज हम पढ़ेंगे, मतलब आज से हम चालू करेंगे द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बोलो या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका एक्चुअल नाम रहेगा, क्योंकि हम इसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा इन सब चीज़ों का रिप्रोडक्शन नहीं देखेंगे। वैसे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स इतने क्लोज है कि थोड़ा बहुत जिम्नोस्पर्म्स का मेंशन इसमें आएगा ही, जैसा मॉर्फोलॉजी में भी आता है। एनाटॉमी का भी नाम है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है ना चैप्टर का नाम, लेकिन उसमें भी हम वो जिम्नोस्पर्म विथ वेसल्स ऐसा वगैरह बीच बीच में जिम्नोस्पर्म घुसाड़ते हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत जिम्नोस्पर्म आएगा। बाकी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा वगैरह इसमें नहीं रहेगा, ये मेनली फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म्स है ना। तो कल के लिए वो जो कल का जो रीडिंग वाला वीडियो था, आई नो यार मैं खुद कितना बोर हो गया था उसमें, तुम लोग भी बोर हुए होंगे, लेकिन प्लीज आई एम सजेस्टिंग यू उसको अवॉइड मत करो। एनटीए ने निकाल दिया है करके, एनटीए पे इतना भरोसा नहीं करते, ठीक है, एनटीए वाले खुद भी इतना भरोसा नहीं करते खुद पे, तो प्लीज रीड इट, ठीक है। कुछ है नहीं उसमें, सिंपल है इसीलिए बोर हो रहा था एक्चुअली, तो उसमें कुछ नया पढ़ने लायक कुछ भी नहीं था, वही सब फ्रेगमेंटेशन ये वो जो अपन 5वीं 6वीं से पढ़ते आ रहे वही सब था उसमें, बट छोटी छोटी चीजें जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन फालतू की चीजें हैं, और फिर वो लाइफ स्पैन्स और अपना वो क्रोमोसोम नंबर वगैरह वो सब याद करना अपने को सही रहेगा। तो एनीवेज आज जो अपन चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो वैसा बोरिंग नहीं है, मस्त चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एक नंबर टेक्नोलॉजी है पेड़ों के पास, ठीक है। तो क्या क्या देखना है अपने को रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, आज के क्लास में हम क्या देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तो क्या है, वैसे उसको ऑर्गन नहीं बोल सकते हाँ, क्योंकि ऑर्गन्स नहीं रहते उसमें, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लेवल पे उसका मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट्स का। जाइलम फ्लोएम इज द मैक्सिमम थिंग दैट इज अवेलेबल, है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं अपन उसको बस। तो ऑर्गन बोलना सही नहीं, स्ट्रक्चर ले लो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है फ्लावर, है ना। तो सबसे पहले अपने को देखने का है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अभी गंदा सा डायग्राम वैसे मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं काम करता हूँ, एनसीईआरटी मैंने साइड में रखी है जानबूझकर डायग्राम्स के लिए। एनसीईआरटी ने भी क्योंकि गंदा ही डायग्राम बनाया है, तो मेरा गंदा डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपन एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है, फ्लावर में दिस इज द थैलेमस, ये जो पोर्शन है दिस इज थैलेमस, पता है अपने को, है ना, मॉर्फोलॉजी में अपन ने पढ़ा हुआ है। ये इधर रहेगा पेडिसेल, अगर पेडिसिलेट फ्लावर रहा तो उसको पेडिसिलेट फ्लावर बोलते हैं, और नहीं तो फिर उसको ससाइल फ्लावर बोलते हैं, ये भी अपने को पता है। तो एनीवेज ये है थैलेमस, थैलेमस से ये क्या निकल रहा है, सेपल्स। सेपल्स का काम क्या है, सेपल्स एक तो ग्रीन कलर के रहते हैं, तो इनका काम रहता है फोटोसिंथेसिस करना। दूसरी चीज, जब फ्लावर बर्ड के कंडीशन में रहता है ना, फ्लावर खिला नहीं है अब तक, सिर्फ बर्ड के फॉर्म में है, तब उसको प्रोटेक्ट करना ये भी काम होता है सेपल्स का, ठीक है। अब ध्यान से मेरा मुद्दा सुनेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेपल्स का तो ये काम हो गया, है ना। उसके अलावा पेटल्स है, सेपल्स को अपन कैलिक्स बोलते हैं, पेटल्स को अपन करोला बोलते हैं, ये सब पता है अपने को, एनसीईआरटी में दिया है इसलिए मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। बाकी ये अपने को एकदम 5वीं 6वीं से तो पता है ही, ऊपर से हमने मॉर्फोलॉजी में तो पढ़ा हुआ है ही, मॉर्फोलॉजी का तो अपने को पता है अच्छे से, है ना। वो अपन ने एस्टिवेशन ऑफ करोला देखा था, वेक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ठीक है, वेलवेट, है ना। और सेपल्स भी अपन ने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है, वो परसिस्टेंट सेपल, कैडोकियस, डेसिडुअस, याद है ना। सेपल्स के मॉडिफिकेशंस भी देखे थे अपन ने, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। तो सेपल्स पेटल्स अपने को पता ही है। अब यहाँ पर मुद्दा क्या होता है, ये चीज मैंने मॉर्फोलॉजी में भी बोला था और अभी फिर से भी बोल रहा हूँ कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स को फ्लावर का क्या रोल है, फ्लावर का क्या यूज है अपने लिए। तो अपने लिए फ्लावर का यूज ऐसा है कि हम
फ्लावर को बस डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, डेकोरेशन के लिए पूजा में यूज करेंगे, बुके बुके में यूज करेंगे, मतलब वो अगेन डेकोरेशन ही हो गया, ठीक है। फिर अपने गार्डन में अपन अपने घर में जो आंगन रहता है उसमें अपन फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं, आंगन नहीं होगा तो भी बालकनी में अपन गमलों में फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं ताकि उसको फ्लावर दिखे और अपने आंखों को अच्छा लगे। तो अपना जो फ्लावर्स में अपने को जो इंटरेस्ट है ह्यूमन बींग्स को, वो किस लिए, तो एस्थेटिक वैल्यू के लिए है। एस्थेटिक मतलब, एस्थेटिक का मतलब है जो दिखने में अच्छा दिखता है, वो सिमेट्रिकल, ब्यूटीफुल, उसको एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है। स्मेल अच्छी आती है। फिर जैसे रोज में से अपने को अपन रोज का सिरप बनाकर उसको चेहरे में वगैरह लगाते हैं, गुलाब जल तुमको पता होगा, उससे स्किन अच्छी होती है। इवन रोज का शरबत हम पीते वगैरह भी है तो ठंडा। बेसिकली ये सब कमर्शियल यूजेस अपने को फ्लावर के हैं। तो अपन इनमें से जो भी यूजेस डिस्कस किए, डेकोरेशन, बुके बनाना, पूजा में यूज करना, सिरप बनाना, इन सब चीजों में अपन ने किस चीज की बात की है, तो अपने को किस चीज से मतलब है, अपने को मतलब है पेटल्स, है ना। उसकी जो आई डोंट नो द हिंदी वर्ड, पाकड़ी, मराठी में उसको पाकड़ी बोलते हैं ना, उसमें अपने को इंटरेस्ट है, पेटल्स में अपने को इंटरेस्ट है, बिकॉज दैट इज व्हाट लुक्स ब्यूटीफुल, दैट इज व्हाट हैज द जूस विच वी कैन ड्रिंक और अप्लाई ऑन द फेस। जैसे रोज के केस में स्मेल भी जो आता है वो पेटल्स से आता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज है पेटल्स। अपने को एंथर फिलामेंट दैट इज स्टेमेन एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवरी दैट इज कार्पेल और पिस्टिल, इसमें अपने को जीरो इंटरेस्ट है ह्यूमन बीइंग्स को। किसी फ्लावर में एंथर रहे, किसी फ्लावर में ना रहे, किसी फ्लावर में कोई न्यूट्रल फ्लावर है, कोई बायसेक्सुअल फ्लावर है, अपने को क्या करना है, अपने को तो उसके पेटल्स में इंटरेस्ट है ना। लेकिन अगर तुम प्लांट्स के हिसाब से बोलोगे तो प्लांट्स के हिसाब से एग्जैक्टली उल्टा है। प्लांट्स को सेपल्स और पेटल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लांट्स को मतलब है उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से। पेटल्स और सेपल्स से रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अपन ने फ्लावर को क्या बोला है, अपन ने फ्लावर को बोला है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और रिप्रोडक्शन में पेटल्स और सेपल्स का 0% रोल है। रिप्रोडक्शन के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्या है, तो एंथर, फिलामेंट भी नहीं। फिलामेंट क्यों है, ताकि ये जो एंथर है, ये एंथर, इस एंथर को हाइट मिले और उसका पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। बाकी मेनली जो पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं वो तो एंथर में बनने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या। वैसे ही फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उसमें ये स्टिग्मा स्टाइल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट है ओवरी। एग या ओवम जो बनने वाला है वो ओवरी में बनने वाला है। फिर ये स्टाइल का काम क्या है, तो प्रोजेक्शन देना, हाइट देना। किसको, इस स्टिग्मा को। टी से स्टिग्मा, टी से स्टिकी। तो स्टिग्मा का काम क्या है कि दूसरे पेड़ से, दूसरे फ्लावर से जो पोलन ग्रेन आ रहे हैं उसको कैच करना। तो फीमेल में स्टाइल और मेल वाले पोर्शन में फिलामेंट, इसका पर्पस क्या है, तो हाइट देना उस स्ट्रक्चर को, ताकि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो सके और इधर पोलन ग्रेन्स कैच हो सके। लेकिन मेनली जो पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं वो इधर एंथर में बनने वाले हैं। और मेनली जो पोलन ग्रेन्स आने के बाद जो एग के साथ फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनने वाला है वो इस ओवरी में होने वाला है। समझे। मेन चीज जो है वो एंथर और ओवरी है। फिलामेंट और स्टिग्मा स्टाइल उसको प्रोजेक्शन दे रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, अपन उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो एंथर, ये एंथर और ये फिलामेंट टुगेदर वी विल कॉल इट एज स्टेमेन। टुगेदर वी विल कॉल इट एज स्टेमेन। वेयर एज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको अपन बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल। तो ये जो दो चीजें हैं, ये एक्चुअली वो स्ट्रक्चर्स है जो फ्लावर में रिप्रोडक्शन का काम करने वाले हैं। फ्लावर में रिप्रोडक्शन का काम करने वाले हैं मतलब क्या करने वाले हैं, तो पोलन ग्रेन्स बनाने वाले हैं, या फिर वो पोलन ग्रेन्स आने के बाद उसको जो एग के साथ फ्यूज करवाना पड़ता है वो एग बनाने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज, एसेंशियल वर्ड्स
ऑफ फ्लावर, अपन बॉटनी पढ़ रहे हैं, अपन प्लांट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इसलिए तो क्या रहेगा, एंथर एंड फिलामेंट टुगेदर इज कॉल्ड एज स्टेमेन, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इज कॉल्ड एज कार्पेल और पिस्टिल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टेमेन का पूरा ग्रुप मतलब एंड्रोशियम, कार्पेल और पिस्टिल का पूरा ग्रुप मतलब गायनोशियम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गए एसेंशियल वर्ड्स, क्योंकि अपन फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे। ठीक है, और एक्सेसरी या नॉन एसेंशियल जो कंपलसरी नहीं है ना, एक्सेसरी वर्ड्स क्या है, तो करोला, करोला मतलब पेटल्स, एंड कैलिक्स, कैलिक्स मतलब सेपल्स। करोला मतलब पेटल्स, कैलिक्स मतलब सेपल्स, है ना। ये एक्सेसरी वर्ड्स हो गए। तुम बोलोगे सर एक्सेसरी कैसे, नॉन एसेंशियल कैसे? वो ऐसे कि ये अगर नहीं भी रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क नहीं पड़ता है? ये क्या बात कर रहे हो सर? अरे कैसे फर्क पड़ेगा? मेरे को एक बात बताओ, मैंगो का जो ब्लॉसमिंग होता है जनवरी फरवरी महीने में, वो दैट इज नथिंग बट इट्स फ्लावर। उसको हम बुके में यूज करते हैं क्या? उसको हम बुके में यूज नहीं करते, उसको हम डेकोरेशन के लिए यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें पेटल्स एंड सेपल्स नहीं है, तो वो अपने किसी इंटरेस्ट का नहीं है। मैंगो प्लांट ने ऐसा फ्लावर क्यों बनाया जो एनिमल्स के, मैं ह्यूमंस नहीं बोलता हूँ, सभी एनिमल्स बोलता हूँ, एनिमल्स के इंटरेस्ट का नहीं है। ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि उसको एनिमल्स की जरूरत नहीं है, वो हवा के थ्रू पॉलिनेशन करता है। बाकी अगर जो छोटे छोटे प्लांट्स है, जैसे रोज हो गया, उसको क्या होता है, हवा ऑब्स्ट्रक्ट करती है उसको, कि जंगल में तो बड़े बड़े ट्रीज रहेंगे, उसके बीच में हवा उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो उसने क्या किया, उसने पेटल्स एंड सेपल्स बड़े बड़े बनाए, पेटल्स को कलरफुल बनाया, एज वेल एज अच्छा स्मेल वाला और अच्छा टेस्ट वाला बनाया। रोज के पेटल्स को ऐसे खा भी सकते हैं अपन, इट टेस्ट्स गुड। बाकी तुमने रोज का शरबत वगैरह तो पिया ही होगा, ठीक है, रोज मिल्क शेक वगैरह भी मिलता है, बढ़िया लगता है, यू नो दैट। तो उसके कारण क्या होता है कि एनिमल्स उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस पेटल को देखकर, उस सेपल को देखकर, सेपल तो नहीं लेकिन मेनली पेटल्स को देखकर, और उसके थ्रू पॉलिनेशन करवाते हैं। तो अगर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन करवाना होगा तो पेटल्स लगेंगे उसको, लेकिन अगर नहीं भी रहे पेटल्स तो भी हवा के थ्रू या पानी के थ्रू पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा उसका। कम होगा, कम एफिशिएंटली होगा, लेकिन हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये नहीं भी रहा तो भी चल जाएगा। मैंगो के फ्लावर में नहीं है पेटल्स एंड सेपल्स। ग्रास के फ्लावर में नहीं है पेटल्स एंड सेपल्स। इट डजंट लुक ब्यूटीफुल। अपन बुके में नहीं यूज करते घास को, घास के फ्लावर को। यू डोंट यूज इट इन बुके और इन फॉर डेकोरेशन, नो। वी यूज रोज, वी यूज लोटस, वी यूज हिबिस्कस, वी यूज मेरीगोल्ड, है ना, ये सब हम यूज करते हैं। कई सारे फ्लावर्स में नहीं भी रहता है, क्या दिक्कत है? लेकिन यही नहीं है। ऐसा अगर हुआ तो वो फ्लावर रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। इसलिए एसेंशियल वर्ल्स क्या है, ये है स्टेमेन एज वेल एज पिस्टिल और कार्पेल, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। इसका वर्ल मतलब एंड्रोशियम, इसका वर्ल मतलब गायनोशियम। वी आर अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि अपने को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन हो गया। इस चैप्टर में अपने को क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में अपने को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, इस चैप्टर में अपने को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। जैसा अपन ह्यूमंस में पढ़ेंगे वैसा ही इधर पढ़ेंगे, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम है। ह्यूमंस में टेस्टिस है, इधर एंथर है, ठीक है। ह्यूमंस में ओवरी है, इधर भी ओवरी है, ठीक है। ह्यूमंस में या एनिमल्स में बोलो, इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इधर पॉलिनेशन है। ह्यूमंस में जायगोट फॉर्मेशन है, इधर भी जायगोट फॉर्मेशन है।
ह्यूमंस में जायगोट ग्रोज इनटू अडल्ट होता है, इधर भी जायगोट ग्रोज इनटू सीड, फिर सीडलिंग, प्लांटलेट और फिर अडल्ट प्लांट, वही है, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। क्यों भेदभाव करते हो तुम प्लांट्स के साथ? प्लांट्स के साथ भेदभाव क्यों करते हो? प्लांट्स को अलग क्यों समझते हो? सेम वो प्रिंसिपल्स जो एनिमल के केस में है, वही सेम प्रिंसिपल्स प्लांट्स के केस में भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट। ठीक है, एनिमल्स के केस में भी अपन वही करेंगे। पहले अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहेगा एनिमल्स का, मतलब टेस्टिस को बाहर से स्टडी करेंगे, फिर अपन टेस्टिस को कट करके उसका टीएस स्टडी करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन की टेस्टिस में अपने को क्या दिखता है, फिर स्पर्म कैसे बनता है ये देखेंगे। वैसे ही फीमेल में भी करेंगे, पहले ओवरी को एक्सटर्नली स्टडी करेंगे, फिर ओवरी को काट के उसके अंदर क्या क्या दिखता है वो देखेंगे, है ना, एंड सो ऑन। नॉट अ बिग डील एट ऑल। बस वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पर अपने को मिलेगा एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, यहां पर अपने को मिलेगा एंथर। देखो ये है एंथर और ये है फिलामेंट। अब अपने को क्लियरली पता है कि ये एंथर मतलब दिख रहा है डायग्राम में। और डायग्राम में क्यों यार? हिबिस्कस जो है ना अपना, हिबिस्कस का तुम अगर फ्लावर लोगे तो उसमें क्लियरली ऐसा एंथर दिखता है। ठीक है, या हिबिस्कस छोड़ो, हिबिस्कस में तो थोड़ा सा स्ट्रेन करके देखना पड़ता है आंखों को, लेकिन ऐसे कई सारे फ्लावर्स है जिसके एंथर्स अपने को ऐसे बड़े बड़े क्लियरली दिखते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर है जो मैंने डायग्राम में बनाया, लिटरली ऐसा कैसा सेम दिखता है। तो ये अपने को कैसा दिख रहा है? इधर एक लोब दिख रहा है और इधर एक लोब दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो एंथर कैसा है? बायलोब। अब ईच एंड एवरी एंजियोस्पर्म्स का एंथर बायलोब रहेगा ऐसा नहीं है, उसमें एक्सेप्शंस है, लेकिन मोस्ट में बायलोब रहता है। एनसीईआरटी ने भी बायलोब ही बोल दिया है सीधा, मोस्टली जनरली वर्ड यूज ही नहीं किया, सीधा बायलोब ही बोल दिया है, तो अपन भी वही याद रखेंगे। ठीक है, एंथर बायलोब रहता है एंड ईच लोब इज डायथिकस, मतलब हर एक लोब के अंदर दो थीका है। थीका मतलब लेयर्स, तो हर एक लोब के अंदर पहले ही दो लोब, एक दो, और उन इस लोब के अंदर भी अपने को ये थीका ऐसा दिखेगा, है ना। अब डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो मैं फालतू अपना टैलेंट वेस्ट न करते हुए, आलसीपना करते हुए सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूँ। बेस्ट काम है, क्यों मेहनत करना डायग्राम बनाने की। देखो ये एंथर है, ये फिलामेंट है ना। एंथर में ये एक लोब, ये एक लोब, दोनों लोब्स क्लियरली दिख रहे हैं। इसमें से ये वाला जो लोब है, इसमें अपने को दिख रहा है कि इधर एक कंपार्टमेंट है, इधर एक कंपार्टमेंट है, मतलब एंथर इज इन द फर्स्ट प्लेस बाय लोब्ड, एंड फिर उस हर एक लोब के अंदर दो थीका, मतलब टोटल इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स और ये वाले लोब के अंदर दो कंपार्टमेंट्स, मतलब टोटल हो गए 4 कंपार्टमेंट्स। ये मस्त डायग्राम बनाया हुआ एकदम एनसीईआरटी ने। ये देखो, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ठीक है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ये एक लोब और ये दूसरा लोब, ठीक है। इस लोब में ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, तो एंथर इज बाय लोब, लेकिन ईच लोब इज डायथिकस, और ये वाला लोब भी डायथिकस, है ना। और ये इसमें पोलन सैक्स, ये पोलन सैक है, ये पोलन सैक है, ये पोलन सैक, ये पोलन सैक, तो टोटल 4 पोलन सैक्स हो गए एक एंथर में, बराबर। अपन ने क्या किया है, ये एंथर ऐसा ऐसा ऊपर एंड होगा, इसको अपन ने ऐसा काटा है, इसका ऊपर का पोर्शन निकाल के रखा है, और इसको अपन थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा है, और ये पोलन सैक्स के अंदर पूरे पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। ओके ओके, गेट इट, समझ रहा है ना। पर सर थोड़ा और अच्छे से दिखाओ, और अच्छे से देखना है तो इसको पकड़ के मैं ऐसा पूरा सीधा करके दिखाता हूँ। देखो अभी देखो, दिख रहा है ना ऊपर से, देखा ना जादू। तो मुद्दा यह है कि अपने को इस एंथर में 4 कंपार्टमेंट्स ऊपर से देखने के बाद क्लियरली दिख रहे हैं,
इसको ऊपर से देखने के बाद अपने को ये क्लियरली ऐसे 4 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, है ना। ये एक लोब, ये दूसरा लोब, बाय लोब्ड हो गया, और दोनों लोब्स में 2-2 थीका। तो दोनों थीका के अंदर ये एक पोलन सैक, ये एक पोलन सैक, ये एक पोलन सैक, ये एक पोलन सैक, उन पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स। ये उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये जो कनेक्टिव है, तो कनेक्टिव तुमको इधर भी दिख रहा है ना, ऐसा। तो बस कनेक्ट करके रखता है इनको, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं थोड़ा सा मेरा गंदा सा डायग्राम बनाता हूं और तुमको एक चीज बताता हूं कि एंथर जो है, एंथर में रहता है एपिडर्मिस। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। हाँ, तो एंथर जो है उसकी वॉल्स को अगर अपन देखेंगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ऑब्वियसली, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद है एंडोथीसियम, ये सब क्या करते हैं मैं बताऊंगा। उसके बाद है मिडल लेयर्स, और उसके बाद है टपेटम, ठीक है। और उसके बाद फाइनली आता है पोलन सैक, ठीक है। तो मेरे को लगा था मैं बहुत आसान डायग्राम है तो मैं अच्छे से बना लूंगा, लेकिन एक बार फिर से एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देता हूँ। बढ़िया है, देखो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, ठीक है। उसके नीचे एंडोथीसियम है, ठीक है। उसके बाद मिडल लेयर नहीं है, मिडल लेयर्स, देखो मिडल लेयर्स, क्योंकि 2 to 3 लेयर रहता है इसलिए मिडल लेयर्स। उसके बाद है टपेटम, और फिर आगे का छोड़ दो, ठीक है। तो अपना सीक्वेंस क्या है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स और टपेटम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज तो तुमको लग रहा होगा क्या एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रहे हैं और जो उसमें लिखा है वही हमको बता रहा है, ये तो बहुत आसान है। लेकिन अपन फंसेंगे कहां पर, मैं तुमको बताता हूं। अपने को एपिडर्मिस के साथ कंफ्यूजन नहीं होगा, अपने को टपेटम के साथ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एंडोथीसियम और मिडल लेयर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर अभी ये चैप्टर जब हो जाएगा तब मैं इस चैप्टर की टेस्ट लूंगा तुम्हारी, तो उस टेस्ट में अगर मैंने क्वेश्चन डाला तो तुम सही करोगे, नो डाउट। लेकिन 6 महीने के बाद अगर मैंने तुम्हारी टेस्ट लिया रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के ऊपर और उसमें क्वेश्चन डाल दिया कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लेयर्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन एन एंथर, तो मिडल लेयर्स और एंडोथीसियम में भयानक कंफ्यूजन होता है। और वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि मिडल का मतलब मिडल और एंडो का मतलब अंदर। तो ऐसे लगता है कि एपिडर्मिस के बाद पहले मिडल लेयर आएगा कि बीच में है, फिर एंडोथीसियम आएगा मतलब अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। एपिडर्मिस के बाद पहले एंडोथीसियम आ रहा है, उसके बाद मिडल लेयर्स है, और उसके बाद टपेटम है। पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर मिडल लेयर्स और उसके बाद टपेटम, ठीक है। तो ये लेयर्स और टपेटम का काम है न्यूट्रिशन। टपेटम वाली लेयर क्यों रहती है, तो इसका काम है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द, कौन सी सेल्स है नहीं लिखता हूं, बस ग्रोइंग सेल्स लिखता हूं। किस में, इन द पोलन सैक। पोलन सैक में जो सेल्स ग्रो हो रही है उनको न्यूट्रिशन देना बस टपेटम का काम। न्यूट्रिशन देना और एक चीज है वो अभी नहीं बताऊंगा, वो टपेटम का काम है, ठीक है। तो टपेटम इंपॉर्टेंट है, और ये तो लेयर्स एपिडर्मिस एंडोथीसियम तो भाई रहते ही है, पर एपिडर्मिस एंडोथीसियम है ना, और टपेटम, इनके बीच की जो लेयर है वो मिडल लेयर है। ऐसा करके अपने को याद रखने का है, पहले एंडोथीसियम है फिर मिडल लेयर्स है, ठीक है। और लेयर्स ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 to 3 लेयर्स रहती है, 2 to 3 लेयर्ड थिक रहता है वो, इसलिए वो लेयर नहीं है, लेयर्स है, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रखना। इसमें मस्त एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन फंस सकते हो। पीएच कम यानी एसिडिटी का क्या, पीएच ज्यादा यानी एसिडिटी का क्या, वो वाले क्वेश्चन, वो वाले कंसेप्ट नहीं रहती है, एकदम इजी रहती है, लेकिन अपन फंसते हैं एग्जाम में। तो ये भी वैसी वाली चीज है, इसको अच्छे से अलर्ट रह के ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
दूसरी बात, एपिडर्मिस का काम तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन रहेगा। एंडोथीसियम और मिडल लेयर्स का काम क्या है, तो एक तो उनके और भी कुछ काम है, वो मैं बताता हूं, लेकिन इन तीनों को मिलके ये तीनों भी प्रोटेक्शन का काम करती है, ऐसा एनसीईआरटी ने बोला है कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर्स टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड टपेटम का काम है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये चीज अपन याद रखेंगे। दूसरी चीज, एंडोथीसियम का एक स्पेसिफिक फंक्शन बताया गया है। एपिडर्मिस का तो प्योरली प्रोटेक्शन का काम है, उसका तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, एंडोथीसियम का, स्पेसिफिकली एंडोथीसियम का एक फंक्शन बताया गया है, डेहिसंस ऑफ एंथर। डेहिसंस यानी ड्राई होके फट जाना, ड्राई होके रप्चर हो जाना, ये पता है अपने को, ड्राई होके इन्हीं रप्चर हो जाना, ये अपन ने ये टर्म पढ़ा हुआ है, डेहिसेंट फ्रूट एंड इनडेहिसेंट फ्रूट। जो टूटता है उसको डेहिसेंस बोलते हैं, डेहिस होना यानी टूटना। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर, अरे यार ये एंथर को तोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो ये पोलन सैक के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है वो तुमको हवा के थ्रू बाहर भेजने हैं, या पानी के थ्रू बाहर भेजने हैं, या कीड़े के थ्रू बाहर भेजने हैं, बटरफ्लाई के थ्रू, जैसे भी तुमको भेजने, तुम्हारा पॉलिनेशन का जो भी तरीका है, लेकिन वो तरीका करने के लिए पहले पोलन सैक में से पोलन ग्रेन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, उसके लिए इनको रप्चर नहीं करना पड़ेगा कई लेयर्स को। तो एंडोथीसियम का फंक्शन रहता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। ठीक है, तो अब मुद्दा यह है कि सिर्फ एंडोथीसियम अगर डेहिस हो गया और एपिडर्मिस और मिडल लेयर्स और टपेटम अगर डेहिस ही नहीं हुए तो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। इसके पूरे वॉल को ही टूटना पड़ेगा पोलन सैक में से पोलन ग्रेन्स अगर बाहर भेजने हैं तो। एपिडर्मिस को भी टूटना पड़ेगा, एंडोथीसियम को भी टूटना पड़ेगा, मिडल लेयर्स को भी टूटना पड़ेगा, टपेटम को भी टूटना पड़ेगा। लेकिन फिर एंडोथीसियम को ये स्पेसिफिक काम क्यों बता के रखा है? क्योंकि एंडोथीसियम क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करने वाला टिश्यू रहता है उसमें। जैसे ऑर्किड वैंडा में वेलामेंट टिश्यू है ना एपिफाइटिक रूट्स में, जो हवा में से पानी को एब्जॉर्ब करता है, वैसे पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल होके बर्स्ट होता है। इसके बर्स्टिंग के कारण फिर बाकी चीजें भी बर्स्ट होती हैं। तो बर्स्ट तो डेहिस तो सबको ही होना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रोसेस ये शुरू करता है, एंडोथीसियम शुरू करता है, इसलिए इसका अलग से मेंशन किया गया है। बाकी ये मत सोचना कि अलग ही अकेला ही डेहिस होता है, ये नहीं होंगे क्या डेहिस, इनको भी होना पड़ेगा डेहिस। फिर मिडल लेयर्स का भी अकेले का ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, इसका भी स्पेसिफिक फंक्शन प्रोटेक्शन ही है, इसका भी स्पेसिफिक फंक्शन प्रोटेक्शन ही है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है बस डेहिसेंस ऑफ एंथर। बाकी तीनों मिलकर कॉमनली प्रोटेक्शन का काम तो करते ही है, एनसीईआरटी ने बोला है। ठीक है, दूसरा टपेटम का प्रोटेक्शन में रोल नहीं है। टपेटम का मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ग्रोइंग सेल्स इन द पोलन सैक को। इसके अलावा और भी एक फंक्शन, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, टपेटम का। तो ये अपने को लेयर समझ में आ गई। एंथर की लेयर सही है, किसकी लेयर सही है? एंथर की। इसमें क्या है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीसियम है, फिर मिडल लेयर्स है, फिर टपेटम है, और टपेटम के अंदर फिर पोलन सैक है, और पोलन सैक के अंदर वो मियोसाइट्स है, मियोसाइट्स। कल अपन ने मियोसाइट्स पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में। मियोसाइट्स जो मियोसिस करेंगे वो मियोसाइट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो बिफोर मूविंग फर्दर एक बार डेवलपमेंट ऑफ एंथर भी पढ़ लेते हैं। ये जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने आर्किस्पोरियल सेल ये टर्म मेंशन किया गया है। तो आर्किस्पोरियल सेल क्या है ये बताने के लिए मैं तुमको डेवलपमेंट ऑफ एंथर समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या रहता है एंथर में, यंग एंथर में एकदम जो नया जब फ्लावर तैयार हो रहा है और एंथर यंग है, तो उसमें यंग एंथर हैज एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। लेकिन उस हाइपोडर्मिस को मैं हाइपोडर्मिस नहीं बोलता हूं, तुम फालतू एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बिलो द एपिडर्मिस आर्किस्पोरियल सेल्स, बस। यंग एंथर हैज एपिडर्मिस एंड बिलो द एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस बोलते हैं इसको, लेकिन तुम लोग अपने नोट्स में मत लिखो,
फालतू हो प्लांट एनाटॉमी के साथ कंफ्यूज करोगे। अब हाइपो मतलब नीचे डर्मा यानी लेयर, तो एपिडर्मिस के नीचे की लेयर मतलब हाइपोडर्मिस, वो क्या कॉमन टर्म है, अपन अपने स्किन के लिए भी वो यूज करते हैं, है ना। लेकिन वो फालतू उधर तुम फिर कंफ्यूज करोगे, इसलिए मैं वो टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ। लेयर तो हाइपोडर्मिस है, पर उसमें सेल्स कौन सी रहती है, उसमें सेल्स रहती है आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। अब होता यह है कि ये जो आर्किस्पोरियल सेल्स है, these archisporial cells divide into two layers, एक रहेगा पैराइटल लेयर और एक रहेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, ये टर्म एनसीईआरटी ने यूज कर लिया, इसलिए मैं तुमको डेवलपमेंट भी पढ़ा दे रहा हूँ। डेवलपमेंट यानी वही कैसे वो ग्रो होता है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में अपन क्या पढ़ेंगे कि जायगोट से पूरा ह्यूमन बीइंग कैसे तैयार होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, है ना, ऐसा। एनीवेज, तो दीज आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड इनटू टू लेयर्स, पैराइटल लेयर्स एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। पैराइटल लेयर फर्दर डिवाइड्स इनटू, देखो अभी एपिडर्मिस तो अपने पास ऑलरेडी है, तो अभी क्या बनाना पड़ेगा, अब बनाना पड़ेगा एंडोथीसियम, मिडल लेयर नहीं लेयर्स, है ना, एंड टपेटम, ये वो बनाता है, ये बनाता है, ठीक, समझ में आ रहा है। ये जो टपेटम है ना, ये बाइन्यूक्लिएटेड रहता है, बाइन्यूक्लिएट, वही सिनोसिटिक मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास जितना ज्यादा न्यूक्लियस रहेगा उतना ज्यादा वो अपने, उतना फास्ट, उतने ज्यादा अमाउंट में वो अपने डीएनए से आरएनए बना पाएगा। तो ज्यादा आरएनए बनेंगे, वो यार पांचवी में नहीं क्या अपन मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे कि 2 आदमी को दीवार बनाने के लिए 5 दिन लगते हैं, तो 4 आदमी को कितने लगेंगे, तो 2.5 दिन लगेंगे। बस वैसा ही है, जितना डीएनए 2 रहेंगे, देखो डीएनए 2 मतलब डिप्लॉयड नहीं है, 2n 2n, ऐसे 2 न्यूक्लिया है, एक न्यूक्लिया 2n, दूसरा न्यूक्लिया 2n, ऐसा। तो आरएनए भी ज्यादा बनेंगे, तो आरएनए जाएंगे भी राइबोसोम्स के पास ज्यादा, तो राइबोसोम्स प्रोटीन भी ज्यादा बनाएंगे, है ना। उसको काफी प्रोटीन बनाना पड़ता है, फास्ट, उसको काफी फास्ट प्रोटीन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो फास्ट प्रोटीन बनाना पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो देना ही है ग्रोइंग सेल्स को, उसके अलावा और भी उसका एक फंक्शन है, ठीक है। तो वो सब उसको देना पड़ता है, तो उसके लिए उसको बाइन्यूक्लिएटेड रहना जरूरी है, ठीक है। तो टपेटम इज बाइन्यूक्लिएटेड। तो पैराइटल लेयर्स ने क्या बनाया, पैराइटल लेयर्स ने बनाया एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टपेटम। एपिडर्मिस ऑलरेडी प्रेजेंट था, एपिडर्मिस के नीचे क्या था, हाइपोडर्मिस, लेकिन हाइपोडर्मिस तो कर उस पार्ट का नाम है, उन सेल्स का नाम क्या था, हाइपोडर्मिस में आर्किस्पोरियल सेल्स। इन्होंने क्या किया, पैराइटल लेयर और स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया। पैराइटल लेयर्स ने डिवाइड करके एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टपेटम बनाए, है ना। और अब जो स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा, जो स्पोरोजिनस टिश्यू रहेगा, इट फॉर्म्स मियोसाइट्स। मियोसाइट्स मतलब सेल्स विच परफॉर्म मियोसिस। सिंपल, इसमें क्या है, हल तू हट, है ना। मैं जानबूझ के उन सेल्स को कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, जनरल टर्म बोल रहा हूँ, मियोसाइट्स, ठीक है। क्योंकि प्लांट किंगडम में तुम लोग कमाल की कंफ्यूजन शो करते हो, जबकि वो इतना इजी कंसेप्ट है। तो आई एम नॉट यूजिंग एनी स्पेसिफिक वर्ड, मैं फिलहाल उसको मियोसाइट्स ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मियोसिस करेंगे, अब मियोसिस करके स्पोर बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे, वो सब अलग बात है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान में रखो कि उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मियोसाइट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मियोसाइट्स क्या चक्कर है, मियोसाइट्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, वो क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन ग्रेन कैसे होता है, ये तो हम खैर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।
और उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनसीईआरटी से रीडिंग करेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी तो भी आज मत ही करो, क्योंकि उसमें क्या वो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन वगैरह भी लिखा हुआ है, वो मैंने पढ़ाया नहीं है। पूरा पढ़ के पूरा एक बार मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद ही एनसीईआरटी खोलना। आज मत पढ़ना, आज मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट चीज़ पढ़ाई भी नहीं, चैप्टर भी डिफिकल्ट है ही नहीं, इजी चैप्टर है बहुत। तो आई होप अपने को समझ गया जितना मैंने पढ़ाया है ना। क्या क्या देखा अपन ने बोला कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें एंथर और फिलामेंट है ना। एंथर बाइलोब्ड है और ईच लोब इज डायथिकस, तो बाइलोब्ड एंड डायथिकस। ठीक है, फिर अगर एंथर को अपन ने ऊपर से देखा तो अपने को कनेक्टिव दिख रहा है, और लेयर्स अगर बोलेंगे तो ऊपर से मतलब काट के ऊपर से देख रहे हैं। हाँ, वैसे तो पूरा कवर दिखेगा, वो ऐसा काटना पड़ेगा और ऊपर से देखना पड़ेगा। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स एंड टपेटम। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स तीनों का काम है प्रोटेक्शन। उसमें से एंडोथीसियम का अकेले का एक स्पेसिफिक काम है डेहिसेंस ऑफ एंथर की प्रोसेस को शुरू करना। बाकी मैच्योर होने के बाद मिडल लेयर्स और एपिडर्मिस डिस्ट्रॉय तो सभी होने ही वाले हैं। ठीक है, वो क्या वैसे के वैसे इंटैक्ट नहीं रहने वाले। टपेटम का फिलहाल के लिए मैंने तुमको न्यूट्रिशन बताया है फंक्शन। इसका एक और फंक्शन मैं तुमको कल के क्लास में बताऊंगा। उसके लिए क्या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पता रहना जरूरी है, तभी उसका दूसरा फंक्शन मैं बता पाऊंगा। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ एंथर में अपन ने क्या बोला कि यंग एंथर में एपिडर्मिस होता है, उसके पीछे एक हाइपोडर्मिस होता है विच इज मेड अप ऑफ आर्किस्पोरियल सेल्स। दे डिवाइड इनटू पैराइटल लेयर्स एंड स्पोरोजिनस टिश्यू। बराबर, उसमें से पैराइटल लेयर जो फिर है वो क्या बनाते हैं, एंडोथीसियम, 2 to 3 लेयर्ड मिडल लेयर्स एंड टपेटम। टपेटम की लेयर रहेगी सिंगुलर लेयर सिंगल ही रहेगी, लेकिन सेल्स उसकी बाई न्यूक्लिएटेड और इवन मल्टी न्यूक्लिएटेड भी रहता है। सिनोसिटिक कंडीशन बोल रहा हूं मैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी रहता है। ठीक है, और स्पोरोजिनस टिश्यू फिर जो बचा ये वाला, ये क्या बनाएगा, मियोसाइट्स। मियोसाइट्स मतलब वो सेल्स जो मियोसिस करेंगे। मियोसिस करके वो क्या बनाएंगे, फिर वो हैप्लॉइड सेल्स का क्या होगा, ये अपन ने वैसे प्लांट किंगडम में देखा हुआ है। रिवाइज मत करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरा कल अच्छे से बेसिक से पढ़ाऊंगा वैसे भी नेक्स्ट क्लास में। इसलिए मैं आज के क्लास में वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसको अलग से 30-35 या मे बी 45 मिनट्स लग जाएंगे। फिर आज का क्लास 1.5-2 घंटे का हो जाएगा, इसलिए आज का क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। पूरा चैप्टर होने के बाद एक बार हम प्लांट किंगडम भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर होने के बाद प्लांट किंगडम और इजी लगने लगेगा। एक बार एग्जैक्टली तुमको फिर गैमेटोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट क्या है, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का डर ना ले, अच्छे से एक्सक्रीशन की पढ़ाई करें। ठीक है, फ्राइडे को अपनी एक्सक्रीशन की टेस्ट रखी है अपन ने, और कुछ भी क्वेरीज रहे इसके भी और एक्सक्रीशन के भी तो मैसेज करना मेरे को। ठीक है, तो विद दिस आई बिड यू फेयरवेल, गुड बाय।